नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्टोपैथोलॉजी में। ये जो टेक्निक्स होती हैं, इनके द्वारा जो सेक्शंस काट के टिश्यू की जो स्लाइड्स बनाई जाती हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उनको देखा जाता है। और ख़ासकर जो न्यूप्लास्टिक कंडीशन होती है या इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन होती है, जिनमें टिश्यू का सर्जिकल रिसेक्शन किया जाता है, उन कंडीशंस में डायग्नोसिस के लिए हिस्टोपैथोलॉजी की जो स्लाइड्स होती हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इनको बनाने का जो प्रोसीजर है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें स्किल्ड टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। तो इस हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक्स जो होती हैं वो प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू सेक्शंस, जो टिश्यू के जो सेक्शंस बनाए जाते हैं, जो बायोप्सी या ऑटोप्सी में जो टिश्यू आता है, उसको माइक्रोस्कोप में देखने लायक, जब सेक्शन काट के उस टिश्यू के सेक्शन काट के उसको देखने लायक बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को या पूरे टेक्निक को हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक्स कहते हैं। और इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और इनके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में धीरे धीरे जानेंगे। तो स्टेप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहला जो स्टेप होता है वो फिक्सेशन का होता है। तो सबसे पहले जो टिश्यू लैब में आता है उसको फिक्स किया जाता है और इसमें भी करीब करीब 12 से लेकर 24 घंटे का टाइम लगता है फिक्सेशन में। और उसके बाद जो फिक्सेशन के बाद जो प्रोसेस आता है उसको टिश्यू प्रोसेसिंग बोलते हैं। और टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद होने के बाद ब्लॉक बनाए जाते हैं उस टिश्यू के, उसको ब्लॉकिंग कहते हैं। और इन ब्लॉक को फिर काटा जाता है। तो माइक्रोटोम के द्वारा एक मशीन होती है, उस मशीन से छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं या माइक्रोन्स में जो सेक्शन काटे जाते हैं, उस टेक्निक को सेक्शन कटिंग कहते हैं। और उसके बाद फिर उस टिश्यू को स्टेन किया जाता है। और यहाँ पे यूजुअली अपन HND स्टेन यूज करते हैं, हेमाटोक्सिलिन एल्यूशन स्टेन का उपयोग किया जाता है। और स्टेनिंग करने के बाद लास्ट में उस स्लाइड को जो है माउंट किया जाता है और माउंटिंग के बाद उसकी हम माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं, 5-6 स्टेप्स हैं इसमें। तो आज हम स्पेसिफिकली फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे, कि जो टिश्यू फिक्सेटिव यूज किए जाते हैं लैब्स में। तो जैसा कि मैंने बताया, फिक्सेटिव्स आर द एजेंट दैट प्रिजर्व द सेल्स मोस्ट क्लोजली टू द ओरिजिनल फॉर्म प्रेजेंट इन द बॉडी। तो ऐसे जो केमिकल कंपाउंड होते हैं बेसिकली जो टिश्यू को, इसकी जो ओरिजिनल लाइव स्टेट होती है उसके बिल्कुल क्लोजली उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मेन जो मैकेनिज़्म होती है वो डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन के कारण जो टिश्यू है वो प्रिजर्व होता है। और द अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फिक्सेटिव हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है वो 10 टाइम्स जो टिश्यू की साइज़ है उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा जो टिश्यू होता है इसको स्मॉल पीसेस में पहले कट किया जाता है और जिसको ग्रॉसिंग कहते हैं। और ग्रॉसिंग में उसके छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं जिनको फिर फिक्सेशन में जो फिक्सेटिव एजेंट होते हैं उनमें रखा जाता है। तो यूजली 1 by 1 सेंटीमीटर्स का सेक्शन लिया जाता है, या अपन इसको 76 × 25 मिलीमीटर का भी एक जो सेक्शन होता है ग्रॉस का वो टिश्यू का ले सकते हैं और उसको बेसिकली फिक्सेटिव्स में प्रिजर्व करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के फिक्सेटिव होते हैं। कुछ जो फिक्सेटिव होते हैं प्राइमरी फिक्सेटिव कहलाते हैं और दूसरे जो कुछ होते हैं उनको सेकेंडरी फिक्सेटिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी फिक्सेटिव होते हैं यहाँ पे 10% फॉर्मल सलाइन, जेंकर्स फ्लूइड, हेलीस फ्लूइड एंड वाइन्स फ्लूइड, ये प्राइमरी फिक्सेटिव्स में आते हैं। और इसके अलावा जो सेकेंडरी फिक्सेटिव्स होते हैं उसमें है फॉर्मल, सब्लिमेट एंड हेलीस फ्लूइड। और ये जो सेकेंडरी फिक्सेटिव है इनका उपयोग
प्राइमरी फिक्सेटिव की बात किया जाता है, तो कई केसेस में इनका भी यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो टिश्यू होता है उसको और अच्छा उसमें फिक्सेशन मिले, इसके लिए इनका उपयोग करते हैं। अगर हम 10% फॉर्मल सलाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये जो फॉर्मल या फॉर्मलिन जिसको बोलते हैं, ये मिक्सचर होता है 10% फॉर्मल 10 ml ऑफ फॉर्मलिन और 90 ml ऑफ सलाइन का। तो इन दोनों को मिक्स किया जाता है, इस तरह से 10% फॉर्मल सलाइन बनता है। और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव है बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी लैब्स में, इसका बहुत ही कॉमन यूज़ होता है। और इसमें करीब 12 से लेके 24 घंटे लगते हैं फिक्सेशन में। और इसका यूज इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये चीप होता है, बहुत इजीली यूज कर सकते हैं इसको। बट लेकिन कुछ लोगों में ये इसमें एक एलर्जिक की भी एक प्रॉब्लम रहती है, कई लोगों को एलर्जी भी इस फॉर्मलिन से रहती है, तो एक इसका ये डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जो सेकंड फिक्सेटिव है वो जेंकर्स फ्लूइड है। और अगर इसके हम प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड 5 ग्राम लेते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम, और इन दोनों को मिक्स किया जाता है वाटर में 100 ml ऑफ वाटर में। इस तरह से जो सॉल्यूशन बनता है, तो यूज करने के पहले इसमें 5 ml ग्लेसिल एसिटिक एसिड को भी यूज़ किया जाता है। और ये सब मिक्स करने के बाद जो फ्लूइड बनता है उसको जेंकर्स फ्लूइड बोलते हैं। और इसकी कुछ एडवांटेज ये है कि इसमें न्यूक्लियर और जो कनेक्टिव टिश्यू का जो प्रिजर्वेशन होता है बहुत अच्छा होता है, और ये फैसिलिटेट करता है मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग को। और इसका जो फिक्सेशन टाइम होता है वो करीब 10 to 12 आवर्स होता है। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि इसमें केवल जो थिन सेक्शन होते हैं टिश्यू के उनको ही फिक्स किया जाता है, और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ये। और इसमें स्पेशल स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, निकल की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत जल्दी इस फ्लूइड का डिटोरिएशन भी जल्दी फास्ट होता है। और फिक्सेशन के बाद टिश्यू को इसमें वॉश किया जाता है करीब 1 to 2 आवर्स के लिए, तो एक ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से ये जेंकर्स फ्लूइड के बारे में था। इसके बाद है हेलीज फ्लूइड, और ये भी बहुत सिमिलर होता है जेंकर्स फ्लूइड के, ऑलमोस्ट इक्वलेंट होता है। इसमें केवल ऐड किया जाता है 5 से 10% ऑफ फॉर्मेलिन इमीडिएट बिफोर द यूज़, मतलब यूज़ करने के पहले इसमें हम 5 से 10% जो फॉर्मेलिन है उसको ऐड करते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है बिल्कुल जेंकर्स फ्लूइड के बिल्कुल इक्वलेंट होता है। इसके अलावा तीसरा या जो चौथा फ्लूइड है वो है वॉइन्स फ्लूइड। और इसमें इसका अगर कंपोजिशन देखें तो इसमें पिक्रिक एसिड, और इस पिक्रिक एसिड को बेसिकली 9 ग्राम को सेचूरेट किया जाता है अल्कोहल में, एब्सोल्यूट अल्कोहल में। और इसका जो है 75% ml लेते हैं, और इसमें 25% फॉर्मेलिन लेते हैं, और 5% जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं। इस तरह से जो फ्लूइड बनता है इसको वॉइन्स फ्लूइड कहते हैं। और ये इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि एडवांटेज मान लें इसको कि रैपिड इसमें पेनिट्रेशन होता है, टिश्यू में बहुत रैपिडली पेनिट्रेट करता है, और इसमें ग्लाइकोजन बहुत अच्छा प्रिजर्व होता है। और इसके अलावा न्यूक्लियाई और कनेक्टिव टिश्यू का भी जो स्टेनिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज ये हैं कि इसमें टिश्यू अगर ज़्यादा देर तक रख दिया जाए तो ये टिश्यू जो होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, और इसके अलावा जो आरबीसीज होते हैं वो लाइज हो जाते हैं, तो उनकी मार्फोलॉजी चेंज हो जाती है इसमें आरबीसीज की। इसके अलावा एक और जो फिक्सेटिव के साथ में जो बोनी टिश्यूज़ होते हैं उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी कैल्शियम जो बोन्स होती हैं उनसे कैल्शियम को बाहर निकाला जाता है, और जिससे कि वो उसके सेक्शन काट सकें, क्योंकि बोनी टिश्यू काफ़ी हार्ड होते हैं और वो उसमें कैल्शियम होने की वजह से ये हार्डनेस होती है। तो इसे डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस में बोनी टिश्यू को सॉफ्ट किया जाता है और इस लायक बनाया जाता है कि वो उसको हम काट सकें। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट इसमें मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है वो नाइट्रिक एसिड मेथड है, दूसरा मेथड है फॉर्मिक एसिड मेथड है, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट मेथड है। ये 3 मेथड हम जो डीकैल्सिफिकेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो जो नाइट्रिक एसिड मेथड है इसका अगर कंपोजिशन के बारे में बात करें तो नाइट्रिक एसिड
यहाँ पे 5 ml लेते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रहता है ये, और इसमें डिस्टिल वाटर 95 ml इसमें मिक्स करते हैं। और जो स्मॉल पीसेस होते हैं बोनी टिश्यू के उनको इसमें रखा जाता है एक्वस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में। और इस सॉल्यूशन को मतलब हर दूसरे दिन हमको चेंज करना होता है, क्योंकि पर डे उसमें से कैल्शियम बोनी टिश्यू में से रिमूव होता है, तो उसकी जो क्वालिटी है सॉल्यूशन की वो चेंज होती रहती है, इसलिए हमको पर डे इसको एवरी डे इसको चेंज करना होता है। और टिश्यू इज़ टू बी टेस्टेड टू सी इट हैज़ बीन सॉफ्ट इनफ टू कट। तो इसमें करीब 4 से 5 दिन लगते हैं, और 3-4 मतलब 4 से 5 दिन में जो टिश्यू है उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट हो गया है कि नहीं, कटने लायक है कि नहीं। तो ये एक कॉमनली यूज्ड मेथड है नाइट्रिक एसिड मेथड, जो लैब्स में हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब्स में बोनी टिश्यू के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो मेथड है वो फॉर्मिक एसिड मेथड है, और यहाँ पे जो कंपोजिशन है इसमें फॉर्मिक एसिड लेते हैं 5 to 10 ml, और डिस्टिल वाटर में इसको मिक्स करते हैं 100 ml में। और ये थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है, और इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, 5 से 10 दिन लग जाते हैं डीकैल्सिफिकेशन में। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको अर्जेंट में सेक्शन नहीं काटने होते, वहाँ पे हम इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही सेटिस्फैक्टरी मेथड होता है, और जिसका भी हम डीकैल्सिफिकेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है वो इलेक्ट्रोलाइट मेथड है, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट अपरेटस का यूज किया जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है उसमें बेसिकली इक्वल पार्ट्स में 8% HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 10% फॉर्मिक एसिड का उपयोग किया जाता है, और इनको डिस्टिल वाटर में मिक्स किया जाता है इक्वल अमाउंट में दोनों को, और इस तरह से जो इलेक्ट्रोलाइट बनता है। और ये इसमें जो बेसिकली डीकैल्सिफिकेशन जो प्रोसेस होता है बहुत ही फास्ट होता है, और 1 to 4 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत जहाँ पे बहुत अर्जेंट सेक्शन काटने की ज़रूरत होती है, बोनी टिश्यू के सेक्शन काटने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। और लेकिन इस मेथड में ये है कि इसमें एक सुपरफिशियल सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, और इसको रूटीन प्रैक्टिस में यूजली ये यूज़ नहीं करते हैं। तो ये कुछ फिक्सेटिव के बारे में था और डीकैल्सिफिकेशन के बारे में था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो बेसिकली टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में होगा। तो ये आज फिक्सेटिव और डीकैल्सिफिकेशन के बारे में ये पूरा वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।